देखिए आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. Hussain हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden, केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है एस.के. हुसैन सर। तो 10th के मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग भी दे दिया है। और वैसे जब हम आगे पढ़ते हैं 11 में तो वहाँ केमिकल बॉन्डिंग नाम का अलग चैप्टर ही आता है। और ये केमिकल बॉन्डिंग का शॉर्ट वीडियो हमने बेसिक में दे दिया था ताकि बॉन्ड के बारे में वहाँ पे जानकारी हो जाए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो गौर से देखिए और समझिए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं कि सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होना, बॉन्ड बनना। बॉन्ड पहले होता क्या है? When two atoms, जब दो एटम्स और दोनों एटम चाहे सेम हो या अलग अलग, अप्रोच ईच अदर, नजदीक आता है, काहे के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए। एंड कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, और आकर के मिल जाता है और कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल तैयार कर लिया। पहले मॉलिक्यूल नहीं था, एटॉमिक फॉर्म में था, एटम था, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी या इलेक्ट्रॉन हटाने की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए आया, दोस्ती करके मिलके कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लिया बाय ए फोर्स। किसी फोर्स के थ्रू ना वो जुड़ा है, आया है, मॉलिक्यूल बनाया है, कंबाइन किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। अब जो कंबाइन हो गया है तो अब वो स्टेबल हो गया। जब तक शादी नहीं हुई रहती तो अनस्टेबल, अब शादी हो गई तो स्टेबल बन गया। ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पहले खूब उसकी एनर्जी रहती थी। आदमी समझ नहीं कहते हैं, जब तक खाली है, शादी नहीं हुई तो खूब एनर्जी, खूब पावर की बात करेगा, पावर दिखाएगा। लेकिन जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लिया, जब शादी हो गई तो एनर्जी डाउन हो गई। अब आसानी से कोई काम करेगा, बोलेगा, पहले वाला पावर खत्म हो जाता है। वैसे हो गया, एटम को ज्यादा पावर था, अब कंबाइन कर लिया, मॉलिक्यूल बन गया, शादी हो गई, एकदम आसान, शांत हो गया, धीरे हो गया और स्टेबल बन गया। काहे बना? उसकी एनर्जी अब कम हुई। जिस तरह से हम देखते हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, देखिए H+H, अभी अकेला है तो मोर रिएक्टिव, खूब रिएक्टिव है, खूब एनर्जी पावर दिखा रहा है। और जब दोनों मिलकर के H2 बन गया, लेस रिएक्टिव, तो अब उसका अब काहे के लिए शादी करेगा? जो मोर रिएक्टिव रहे, अब लेस रिएक्टिव हो गया, अब कम रिएक्टिव हो गया। अब प्लस मिलने के बाद एनर्जी निकलती है, तो देखिए प्लस एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बॉन्ड का बनना एनर्जी बाहर निकालने का काम करता है, मतलब इसलिए बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है उसको देखिए। इस थ्योरी को कॉसेल और लेविस ने बताया था। क्या बताया? बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ बाहरी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, वही भागीदारी करता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार होता है एटम का, किसी भी एलिमेंट में। The number of electron lost, gained or shared by an atom of an element is known as its valency. जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा या शेयर होगा किसी एलिमेंट का, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अब वैलेंसी बहुत जरूरी है जानना कि यही सब है, क्या है उसका, गाड़ी का चक्का जो होता है, यही सब है। वैलेंसी नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री में हर जगह दिक्कत है। इस तरह मैथमेटिक्स में किसी को जोड़ नहीं आ रहा, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, वही हाल होगा, वैलेंसी सब आना चाहिए। तो वैलेंसी सब का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल उसको समझा दिया था। Every atom has a tendency to acquire their nearest noble gas like configuration in the outermost cell. कोई भी एटम यही चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके हम अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को
हासिल कर ले, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटा करके नोबल गैस के करीब जाकर के स्टेबल बन जाए। हर एलिमेंट यही चाहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि बॉन्ड भी कितने टाइप का होता है। आज तक हमने 2-3 टाइप का बॉन्ड सुना पढ़ा, लेकिन आज बॉन्ड के बारे में डिटेल रूप से जान लीजिए कि बॉन्ड कितने टाइप का है। सबको अभी देखेंगे, पूरा बॉन्ड क्लियर, चाहे कंपटीशन हो कहीं का या एग्जाम, बॉन्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉन्ड इतना क्लियर और डिटेल में जान लीजिए। एक होता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बनाना या टेम्परेचर या मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड, वंडर वाल फोर्स या लंदन फोर्स। ये सब है 5 टाइप्स हमने बॉन्ड का लिखा है। 12th तक में भी इतना नहीं है पढ़ना, लेकिन कम से कम बॉन्ड की जानकारी रखें कि कितने टाइप का बॉन्ड होता है। तो इसमें पहला देखते हैं आयनिक बॉन्ड या उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट्स, जब बॉन्ड 2 एलिमेंट के बीच में बनता है जिसमें से एक मेटल और एक नॉन मेटल ही होना चाहिए, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन हटाता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा और दूसरा लेगा। कोई सामान हमारे घर में एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे कचरा, पानी पीने वाला बोतल है, उसको पी करके हम फेंक देते हैं। इसको रख के घर में क्या करें? तो हम तो वैसे भी फेंक रहे थे, हम मेटल है कोई इलेक्ट्रॉन को हटा रहे थे। अब जो कचरा चुनने वाला हो आता है, उस बोतल को ले लिया, बेचारा बेच लेगा अपना, तो उसका फायदा हो गया। हमारा ना फायदा नुकसान हुआ ना नुकसान, हम तो फेंक ही रहे थे, अब वो बेचारा उसको लेके उसका फायदा हो गया। तो अब जो सोचा कि भले फेंका कि हमने ले लिया, तो हमने उसमें जो पहचान बन गया, दोस्ती हो गया, बॉन्ड बन गया। वैसे बॉन्ड को जिसमें एक फेंक रहा है, दूसरा ले रहा है, इसका फायदा हो रहा है, फेंकने वाले का ना फायदा और नुकसान, तो वैसे बॉन्ड को हम कहते हैं। वैसे पहचान को, वैसा रिलेशन जो उससे हमसे पहचान हो गया, वैसे बॉन्ड को ही कहा जाता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैसे ये बॉन्ड वाला बेसिक भी हमने दिया था, वहां भी इस बात को समझाया गया था। डोनर गैस, देखिए जो फेंक रहा है उसको पॉजिटिव चार्ज और जो ले रहा है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। बाय हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन फॉर रीच्ड इनर्ट गैस, और कितना इलेक्ट्रॉन को हटाएगा या लेगा ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। तो देखिए जैसे सोडियम था तो 281 होता है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मास नंबर क्या बोलते थे? एटॉमिक नंबर का डबल, अधिकतर इवन नंबर में। आज इसका एटॉमिक नंबर ऑड हो तो उसको डबल करके जोड़ दीजिए, अधिकतर ऐसा ही होगा। तो सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 था, 2 8 10 1 11। देखिए कहते हैं ना मैजिक नंबर का तरीका है 2 8 1। अब पहले इसमें एनर्जी दीजिए तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा देगा। देखिए हटा दिया, अब ये 2 8 ही सिर्फ बच गया और 10 नियम इनर्ट गैस के बराबर पहुंच गया। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, पहले लेता है एनर्जी तब ऐसा करता है, एक इंडोथर्मिक हो गया। देखिए सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा, जिसको देखिए हटाया है, एक इलेक्ट्रॉन को हटाया। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, 2 8 7 होता है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन फेंक ये रहा था, इसको कमी था, ये ले लिया। तो अब इस दोनों में जो पहचान बना, बॉन्ड बना, रिलेशन बना, उसी को कहेंगे हम आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए Na पर एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो एक प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस चार्ज लग गया। क्लोरीन है उसी तरह 2 8 7 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 18 आर्गन का हो जाएगा इनर्ट गैस के बराबर, और एनर्जी इसमें बाहर निकलेगा, इसलिए इसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसको हम कर्व एरो से दिखाते हैं। अगर ये सब समझने में दिक्कत हो तो बॉन्ड का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक वीडियो देखिएगा तो ये समझ में और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वहां पर डिटेल में इस बात को बताया गया है। फिर दोबारा डिटेल में क्या बताया, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ए क्रिस्टल फॉर्म द गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। देखिए द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन 1 ग्राम, जब 1 ग्राम मोल क्रिस्टल
हम गैसियस आयन से बनाते हैं तो जितनी एनर्जी उसमें निकलती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो तक कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का क्या गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल माना गया है। These are highly soluble in solvents। वो सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होता है। जैसे वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे वाटर है या दूसरा पोलर सॉल्वेंट्स है, ये सब हाईली सॉल्युबल होता है। बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन वाटर में तो घुल जाएगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, इस सब में नहीं घुलता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो मजबूत होता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन मॉल्टेन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड को अगर हम घोल करके सॉल्यूशन बना दें या पिघला दें तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो नहीं चलेगा। रिमेंबर दैट नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें कुछ कैरेक्टर कोवैलेंट का भी हुआ करता है। गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, इस बात को फैजन रूल के हिसाब से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इनर्जेटिक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सबस्टांसेस। कोई आयनिक सबस्टांस जो बनता है कैसे बनता है, कोई जो आयनिक सबस्टांस आयनिक बॉन्ड बना करके बना वो कैसे बना उसको देखिए। The energy changes involved in the formation of ionic compound। आयनिक कंपाउंड के बनने में जो एनर्जी चेंजिंग होगा, जो बदलाव होगा, फॉर्म देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और बनेगा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से ही हो। कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोकेमिकल साइकिल। इस बात को हम एक थर्मोकेमिकल साइकिल की मदद से स्टडी करते हैं कि कैसे बनता है। तो उसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। क्या इस बात को बॉर्न-हैबर ने बताया। जैसे फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। अगर NaCl का 1 मोल बन रहा है तो कैसे बनेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनेगा। बॉर्न-हैबर के हिसाब से बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है, कैसे NaCl 1 मोल बना उसको देखिए। स्टेप 1 पहले होगा कि सोडियम है मेटल फॉर्म में, मेटलिक, तो यहां बन गया है सोडियम गैसियस फॉर्म में। स्टेप चेंज कर दिया। स्टेप 2 डिसोसिएशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। उसी तरह Cl2 गैस था, उसको अभी था मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अब हमने बना लिया है एटॉमिक फॉर्म। सोडियम गैस था, आयनाइजेशन एनर्जी दिया, तो सोडियम प्लस गैस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। स्टेप 4 में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस इलेक्ट्रॉन लिया गैसेस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी बाहर निकाला। स्टेप 5 सोडियम गैस जो ये था और Cl माइनस जो ये था, ये दोनों मिला तब जाकर के ये बनता है NaCl सॉलिड, जो U लैटिस एनर्जी उसमें निकलती है। जो एनर्जी निकलती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये था पहला आयनिक कंपाउंड। अब दूसरा देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी बेसिक वीडियो में हमने बता दिया था बॉन्ड क्या है, लेकिन वैसे कोवैलेंट बॉन्ड को यहाँ पर जानिए। हम कोई सामान लेने जा रहे हैं, हमारे पास आधा ही पैसा है, वह सामान हम नहीं ले पा रहे हैं, अब कोई दूसरा आदमी भी उसी सामान को खरीदना चाह रहा है, उसके पास भी आधा ही पैसा है, तो हम दोनों मिला के आधा आधा पैसा पूरा सामान ले लेंगे, सब आधा आधा बांट लेंगे। हो सकता है आधा उतना खोल के दे, बिस्किट का पैकेट तो कहेंगे पन्नी फाड़ के आधा दीजिए तो देगा नहीं ना, तो ऐसे करके खरीद के आधा बांट लेंगे। तो अब जो उस दोनों आदमी में दोस्ती पहचान बॉन्ड बना, तो वैसे बॉन्ड को ही कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स। देखिए दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर्स। अब दो एलिमेंट है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला के काम चलाएगा, इसको जरूरत पड़ेगा तो उसका ले जाएगा, उसका जरूरत पड़ेगा उसका ले जाएगा। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा
दो नॉन मेटलिक आइटम के बीच में, ऐसा नॉन मेटल में ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मेटल तो इलेक्ट्रॉन हटाता है, मेटल में होगा नहीं, तो नॉन मेटल में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड बनेगा दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से, जो कमी थी उसको शेयर से पूरा कर दिया, बिटवीन टू नॉन मेटलिक आइटम, नॉन मेटल में ही बनेगा, ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की होनी चाहिए, लगभग बराबर बराबर में बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम जा करके अंबानी के साथ बिजनेस मिल करके शुरू करेंगे, होगा, हम अपने ही लेवल के आदमी के साथ ना बिजनेस शुरू करेंगे कुछ पैसा लगा करके, तो कंपेरेबल होना चाहिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही उसी दोनों नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। When each atom contributes one electron, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाता है तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए क्लोरीन क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाता है, दोनों में साथ साथ था ही, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो सिंगल बॉन्ड बना। जब दो दो इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, जैसे ऑक्सीजन में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलाया तो डबल बॉन्ड। उसी तरह से नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तीन तीन इलेक्ट्रॉन मिलाया तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखिए। These compounds are molecular in nature। जब कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मिल जाता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है, इसलिए मॉलिक्यूलर इन नेचर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है कमजोर बॉन्ड माना जाता है, इसलिए कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुआ है। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन कहेगा अपना लेकर अलग, वो अपना लेकर के अलग। लेकिन आयनिक बॉन्ड जो था उसमें था एक समान हम फेंक ही रहे थे, अब कचरा वाला हमको ला करके डिब्बा दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो खत्म हो गया। लेकिन कोवेलेंट में जिस दिन झगड़ा हुआ अलग, तो आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉन्ड कमजोर है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। These are insoluble in water। कोवेलेंट कंपाउंड जो है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर बेंजीन सब में घुल जाता है। These are bad conductor of electricity। कोवेलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वह उसमें डायरेक्शन होता है, रिजिडिटी है लेकिन डायरेक्शनल होता है। अब हो गया तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या उसी को कहते हैं डेटिव बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड में एक ही तरफ का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, लेकिन एक बार में दो। ऐसा होता है, हो सकता है। देखिए दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का ये स्पेशल टाइप है। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स वन साइडेड शेयरिंग। इसमें एक ही साइड का शेयरिंग होता है ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक के साथ में दो इलेक्ट्रॉन का एक साइडेड शेयरिंग होता है। कैसे? देखिए, इसको हम एरो से डिनोट करते हैं और SO4 में ऐसा बॉन्ड पाया गया है। देखिए एक एग्जांपल हम बताते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड का, जिसमें बहुत सारा बॉन्ड एक बार में समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत सारा बॉन्ड एक बार में मिला हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेट भी है और आपको लोन पेयर भी पता चल जाएगा और उसी में कोवैलेंट बॉन्ड भी पता चल जाएगा। सिर्फ आयनिक बॉन्ड पता नहीं चलता जो कि NaCl में था, और भी बॉन्ड उसके बारे में भी धीरे धीरे बता ही रहे हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल H2SO4 का देखिए, इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कुछ पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि H2SO4 को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले ऐसा लिखना है जो स्ट्रक्चर बन जाए, मैथ में पढ़ते होंगे साइमेट्रिक, उस हिसाब से, ताकि ऐसे भी काटें तो ठीक, ऐसे भी काटें तो ठीक, मतलब बराबर बराबर काटें। कैसे? देखिए H2SO4 है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं S, O4 है ना तो O दे देते हैं चारों तरफ, 1 2 3 4, SO4 हो गया। H2 बचा, एक H इधर लिख देते हैं और एक H इधर लिख देते हैं, ये होता गया H2SO4, नहीं हुआ H2SO4 हो तो गया।
अब इसको पहले देख लेते हैं कि लिखाया है या सही या गलत, साइमेट्री सही है या नहीं। यही होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बन गया। अब कैसा है इसको देखिए, काटते हैं इस तरफ से, ऐसे काटेंगे तो सब कुछ इधर भी आधा उधर भी आधा, और ऐसे काटेंगे तो सब कुछ इधर भी उधर भी बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो बैक वीडियो में देखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन सब क्या होता है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन इसको एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को याद रखना है कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका भी 1, लेकिन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कारण कि सब 2 पूरा करता है। और सल्फर का 16, तो 2 8 6 होता है। 2 2 4 6 होता गया। और ऑक्सीजन का 8, तो 2 और 6, इसका भी 6 ही होगा। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इस तरह से हो गया। अब ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर, यही होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन पूरा कर देते हैं। हाइड्रोजन को 2 पूरा करना है डुएट पूरा करने के लिए, और सल्फर और ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इससे मिला देते हैं। हाइड्रोजन फ्री, हाइड्रोजन का अपना 1 था, इससे 1 शेयर कर लेता, 2 हो गया काम चलाने के लिए 2। 1 था, इसका भी 1 ले लिया, काम चलाने के लिए हो गया 2। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 था ना, इसका वाला भी इसमें भी लगे किया काम चलाएगा, ये भी तो ये इसका लेके काम चलाएगा, तो ये भी इसका वाला भी लेके काम चलाएगा, तो 7 हो गया। इसमें भी 6 था, इसका वाला भी ले दिया, ऑक्सीजन हो गया 7 7। चलिए अब मिला लीजिए इधर से, ये ऑक्सीजन हो गया 8, एक इससे लिया, 6 अपना था, एक इससे 8, 6 अपना था, एक इससे तो 8, हाइड्रोजन का 1 था, एक इससे 2, हाइड्रोजन का 1 था, एक इससे 2, मतलब ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया, ये भी 2 हो गया। और सल्फर का 6 था, सल्फर भी इधर उधर से गया, तो सल्फर का भी 8 हो गया, सबका 8 2 हो गया। बच गया अब ये और ये ऑक्सीजन, जिसमें इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो कहिएगा कि 2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इस 2 से मिला देते हैं। तो 2 से मिलाने से इसका 6 है 2 8 तो हो जाएगा, इसका भी 6 है 2 मिलाने से 8 तो हो जाएगा ऑक्सीजन का। लेकिन फिर सल्फर का कितना हो जाएगा, इसका 8 तो ये पुर चुका है, तो 2 इससे भी, इसका भी गिनती तो सल्फर में आएगा, तो 10 और 2 इसका भी तो सल्फर में गिनती आएगा, तो सल्फर तो 12 हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, इसी में जरूरत पड़ेगी एक तरफा कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको एरो के साथ दे देगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को एरो के साथ दे देगा। तो ये सिर्फ इस ऑक्सीजन में गिनती आया, ऑक्सीजन का 6 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 हो गया। उसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर के 6 था, ये 2 सिर्फ इसमें गिनती आया 8 हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक तरफा गिनती, दोनों तरफ गिनती नहीं होगा। तो अब 2 इस ऑक्सीजन में कमी थी, ये 2 लेके 8 हो गया, इस ऑक्सीजन में भी 2 कमी थी, इसका 2 लेके 8 हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, यहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ना 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से दे दिया, अगर कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उसको फुल एरो से नहीं, हाफ एरो से ऐसे देते, आधा एरो से, उसी को कहते हैं हम सिंगलेट बॉन्ड। हाफ एरो से देते हैं ना, ऐसे आधा एरो, आधा एरो ऐसे, इसी को हम कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड। अब पूरा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एग्जांपल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब, डेटिव फ्रॉम द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से भी कितना भाग जाता है, इधर से नहीं फॉलो करता है, कुछ ऐसा हाँ है। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो पूरा मॉलिक्यूल, लेकिन बिना 8 2 पूरा किए हुए भी आराम से बैठा हुआ है, एग्जिस्ट करता है। कौन कौन? तो BeCl2, NO, BF3, AlCl3, इसमें ऐसा देखा गया। अब कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है,
2 और 8 से ज्यादा होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है और आराम से बैठा हुआ है। कौन कौन? जैसे PCl5, ClF3 और SF6। ऐसा होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कमी है और आराम से है। इस में देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और आराम से है। तो देखते हैं इसका। चलिए इसमें से किसी एक को देख लेते हैं, AlCl3 को ही देखते हैं। तो चलिए AlCl3 ही देखिए। Al और Cl3 है ना, एक तो इधर, एक इधर, एक इधर। इसी तरह हो सकता है स्ट्रक्चर, और तो कोई उपाय है नहीं। तो एल्युमिनियम का अब उसमें सजाइए सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13 है, तो 2 8 3 13। तो 3 सजा दीजिए इसमें, 1 2 3। अब क्लोरीन का 17 था, 2 8 7 7 सजाना है क्लोरीन में। तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब सबका हम इसमें तो 8 8 सबका पूरा कर देते हैं। तो देखिए क्लोरीन 7 था, इससे मिला लिया 8 हो गया। क्लोरीन 7 था, एल्युमिनियम से मिला लिया 8 हो गया। क्लोरीन 7 था, एल्युमिनियम सीधा से मिला लिया 8 हो गया। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 तो हो गया ना। लेकिन एल्युमिनियम कितना था? 3 था पहले, और 3 तरफ से मिला नहीं किया तो 6 हुआ। 2 ठो कमी है, तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। अब कुछ नहीं सोच रहा है आगे का। तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसीलिए ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा हो, जैसे ये सब में हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के जुगाड़ में हो, उसको भी एसिड कहा जाता है। उसको भी एसिड कहा जाता है। उसको भी एसिड कहा जाता है। एसिड बेस सॉल्ट में ये बात डिटेल में बताया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इसमें देखते हैं SF6 का ही देख लेते हैं बना करके। एक S है, F6 है ना, 1 2 3 4, तो 5वां यहां दे देते हैं, 6वां यहां दे देते हैं, हो गया 6। फ्लोरीन का कितना होगा? 9, तो 2 7, सब में 7 7 होगा। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। सल्फर का 16, तो 2 8 6 6 होगा। 1 2, इसको अलग से बनाते हैं, 6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब हम मिलाते हैं सबका। इससे मिला दिया तो फ्लोरीन का 7 था ना, इससे एक लेके 8 हो गया। इससे मिला देते हैं, फ्लोरीन का 7 था 8 हो गया। इससे मिला देते हैं, फ्लोरीन का 7 था 8 हो गया। इससे मिला देते हैं, फ्लोरीन का 7 था 8 हो गया। हो गया ना, फ्लोरीन 7 था ना, एक सल्फर से लिया तो 8 हो गया ना। इसका 8 हो गया, इसका 8, इसका 1, सब 8 हो गया। और सल्फर का कितना था? पहले से था 6 था, उसको 2 से चाहिए था, ज्यादा कहाँ चाहिए था। इतना से शेयर भी क्या करेगा, 2 से शेयर कर देगा, बस 2 हटाते हैं, इसे शेयर नहीं करेगा, 2 से करेगा। सल्फर का 6 था और 2 जगह शेयर किया तो 8 हो गया। अब इस सबका इलेक्ट्रॉन तो बचे रह गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला कोई नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। और ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जितना होता है वही बेस भी कहलाता है, वही बेस भी कहलाता है, वही बेस भी होता है। और ये सब जानने के लिए एसिड बेस का चैप्टर होगा, उसमें इसको डिटेल से बताया जाएगा। अब चलते हैं चौथा बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं बसता होगा, 3 5 7 बसता होगा, उसके बारे में। The two atoms are linked with each other. 2 एटम जब एक दूसरे से जुड़ता है by the means of a bond, इसी बॉन्ड के द्वारा, that has odd number of electrons, जिसमें odd number of electron रहा करेगा, उससे जुड़े odd electron molecule, जैसे NO NO2 ClO2 O2 O2 माइनस, इस सब में ऐसा एग्जांपल देखा गया है। तो जैसे हम देखते हैं NO में, इसी को देखते हैं, तो देखिए N में 2 और 5 7 होता है ना, 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें बनाएंगे, तो बना दिया है 2 2 4 5। ऑक्सीजन में तो 8 था, 2 और 6 तो 6 बनाना है, तो ऑक्सीजन में बना दिया 2 2 4 2 6 बना दिया।
अब इसमें मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉन मिला देगा, मिला दिया। तो मिलाने से क्या बना, इसका कितना हो गया, नाइट्रोजन का 5 था 7 हुआ, ऑक्सीजन का 8 था ना, 6 था ना, ऑक्सीजन का तो 8 हो गया। नाइट्रोजन में एक सिर्फ घट रहा है, 7 हो गया, एक घट रहा है। एक जो घट रहा है तो अब एक को से मिलाएंगे थोड़े ना, तो इसका 8 हो गया, इसका 9 हो जाएगा, मिलाना नहीं है, इधर घट भी रहा है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बच गया, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बच गया। और नीचे वाला जो 2 है उसको ऐसे लिखते हैं लोन पेयर। अब उसके बाद फिर दो दो इलेक्ट्रॉन मिलाया है तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ऊपर में 2 बचा है तो लोन पेयर, नीचे में 2 बचा है तो लोन पेयर, सब हो गया सब जगह। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यह बचा हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। ये सब में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बनता है, इसीलिए जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहे उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक, जिसमें पेयर अगर है उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। डाया मतलब 2, तो मतलब पेयर तो डायामैग्नेटिक, और यहाँ है पैरामैग्नेटिक, इसीलिए ये सब कंपाउंड कहलाता है पैरामैग्नेटिक। जो एग्जाम में पूछता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो हम लिख देंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमने टोटल 8 बॉन्ड का टाइप बताया था, लेकिन एक और बॉन्ड का टाइप है मेटेलिक बॉन्ड, उसको भी मिला दीजिए इसी में। तो टोटल 9 बॉन्ड का टाइप है। तो 4 देख चुके हैं, 5वां देख लीजिए, वैन डर वाल्स फोर्स। यह बॉन्ड तो नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक तरह का खिंचाव फोर्स है, जिसके कारण वैन डर वाल्स ने बताया था कि खिंचा ना हुआ रहता है, लगता है कि बंधा ना हुआ है, एक जगह एक साथ करीब रहता है। These are weak force, तो कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए वीक होगा, लेकिन सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which exists between non-polar molecules, जो कि non-polar molecule के बीच में ऐसा लगता है। non-polar है तो सिर्फ ग्रेविटी के कारण खिंचाव लग रहा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, तो ये हल्का कमजोर बॉन्ड तो होगा ही होगा, बॉन्ड तो है नहीं, कमजोर खिंचाव होगा ही होगा। छठा है मेटलिक बॉन्ड। देखिए ऐसा तो हम जानते हैं कि नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ मेटल और मेटल के बीच में बनेगा मेटलिक बॉन्ड बनता है। द फोर्स दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर, ऐसा फोर्स जो एटम को एक साथ इसमें भी खींच करके रखे, बांध करके रखे, इन ए मेटल की, एज ए रिजल्ट ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन, जिसमें अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पॉजिटिव आयंस एंड सराउंडिंग फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और चारों तरफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके बीच में अट्रैक्शन इसमें होकर के बॉन्ड खिंचाव का फोर्स बना रहता है, इसी को हम मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। ये मेटल और मेटल के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अलग से डिटेल वीडियो है। सिंगलेट बॉन्ड हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट का आधा सिंगलेट बॉन्ड, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक तरफा शेयरिंग होगा। और बनाना बॉन्ड होता है B2H6 टेम्परेचर या मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड, इसमें 2 सेंटर होता है, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, और एक बनाना के फॉर्म का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अपना शेप बना लेता है। क्योंकि ये BSc का है तो इसका भी डिटेल वहां पे है, खाली बॉन्ड में यहाँ पर समझ लीजिए, शॉर्ट में जिसको जान लीजिए, BSc का है, जरूरत में नहीं है, वैसे इतना यहां जानने के लिए काफी है। बॉन्ड लेंथ हम लिखे हैं, बॉन्ड की भी लंबाई कितनी होगी, HCl के बीच में बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड और Cl, आखिर कितना बड़ा बॉन्ड की कोई लंबाई तो होगी। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, जो 2 एटम मिलकर बॉन्ड बनाया है, दोनों के बीच के न्यूक्लियस की जितनी दूरी होगी वही ना उसके बॉन्ड की दूरी लेंथ कहलाएगा। तो कितना होता है दूरी किसी भी बॉन्ड का, देखिए एंगस्ट्रॉम में लिखा जा रहा है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, इसको कमेंट में लिखिएगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का के बीच का जो बॉन्ड है इसकी दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड का 1.34, ट्रिपल बॉन्ड का 1.20, Cn का
1.47, C डबल बॉन्ड N का 1.28 और C ट्रिपल बॉन्ड N का 1.15, CO का 1.43, C डबल बॉन्ड O का 1.20 और OO का 1.21, CH का 1.12, CF का 1.42, CCl का 1.77, CBr का 1.91, CI का 2.13, OH का 0.97, NH का 1.03, SH का 1.35, N डबल बॉन्ड N का 1.09, HH का 0.74, FF का 1.42, Cl का 1.99, Br का 2.28, II का 2.67, HF का 0.92, HCl का 1.27, HBr का 1.41 और HI का 1.61। ये सब बॉन्ड लेंथ था। ए मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज शॉर्टर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जो होता है मतलब डबल या ट्रिपल, उसी रेंज का अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा और मल्टीपल बॉन्ड छोटा होता है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर बढ़ जाए तो बॉन्ड लेंथ घट जाता है। पोलर बॉन्ड इज स्मॉलर देन नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड होता है छोटा, नॉन पोलर बॉन्ड होता है बड़ा। जैसे HI से कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF का बॉन्ड। रेजोनेंस होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना, हाइब्रिडाइजेशन होना, स्टेरिक इफेक्ट होना, ये सब बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करता है। अब देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, या उसी को कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड कितनी मजबूती होगी, जितनी एनर्जी होगी उतनी मजबूती होगी। तो बॉन्ड एनर्जी पता चल जाए कितना इसमें एनर्जी है, तो उसी हिसाब से वो ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ, कम एनर्जी है तो कम स्ट्रेंथ। तो कितना मजबूत बॉन्ड है, कितना एनर्जी है उस बॉन्ड में, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितना एनर्जी है उसको देखिए। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्डेड एटम कॉजेज लेसन इन एनर्जी। जो एटम बॉन्ड बना लेता है, बताया थे उसमें एनर्जी कम हो जाती है, शादी करने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। देन द आइसोलेटेड एटम, जो शादी नहीं किए हुआ उसके हिसाब से, शादी किए हुए आदमी की एनर्जी कम जाती है। उसी तरह से जो एटम बॉन्ड नहीं बनाया है उसके हिसाब से बॉन्ड बनाया हुआ जो एटम है उसके बॉन्ड की एनर्जी कम जाएगी, उसकी एनर्जी, उस एटम की एनर्जी कम जाएगी। द फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ ए बॉन्ड रिलीज या एब्जॉर्ब ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड या तो निकालेगा या लेगा। तो कितना एनर्जी कोई बॉन्ड लेगा या निकालेगा, जो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसी की वजह से तो कितना बॉन्ड एनर्जी किसका है ये देखिए। हाइड्रोजन 103.4, ट्रिपल बॉन्ड 192.1, C डबल बॉन्ड S 114, O सिंगल बॉन्ड O 34.9, ट्रिपल बॉन्ड NN में 225, CF 107, HF 132.4, FF 37, CH 98.4, CO सिंगल बॉन्ड 81.5, N डबल बॉन्ड 146, O डबल बॉन्ड 119, NH 92.9, CCl 78, HCl 102.7 और ClCl 58, C सिंगल बॉन्ड C 81.6 और C डबल बॉन्ड O 173, Cn 69.3, N सिंगल बॉन्ड है 39, SH 87.5, CBr 65, HBr 87.3, C डबल बॉन्ड C 146.1, C ट्रिपल बॉन्ड O 256, C ट्रिपल बॉन्ड N 135, N डबल बॉन्ड N 97.6 और OH 110.2, CI 57 और HI 71.4। ये सब था इसका बॉन्ड एनर्जी। अब हम देखेंगे क्या कुछ बात, जैसे Cl है, Cl का जो एनर्जी है वह ज्यादा है Br से, और Br से भी कम एनर्जी है आयोडीन का।
द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के परसेंटेज बढ़ने के वजह से बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाता है, जिसमें s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, जिसमें s ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसका बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाया करता है। जैसे sp3 sp2 sp में देखते हैं s कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, इसमें एक s और एक s एक p है, s तो 50% हो गया ना, 50% ना p रहा, इसमें तो p ज्यादा हो गया s कम गया, इसमें p और ज्यादा हो गया s और कम गया, एक चौथाई अब 3 तो p है तो माने 25% ना हो गया, s कैरेक्टर तो घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ sp का ज्यादा होगा, उससे कम होगा sp2 का, उससे कम होगा sp3 का। सिंगल बॉन्ड वाला का एनर्जी ज्यादा, डबल बॉन्ड वाला का एनर्जी उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला का एनर्जी होगा। द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर। जिस तरह से लोन पेयर अगर ज्यादा बढ़ता चला गया तो बॉन्ड एनर्जी कमता चला जाएगा। जिस तरह से देखते हैं कि एक भी लोन पेयर नहीं है सी सिंगल बॉन्ड सी में, तो इसका एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी 81.6। इसमें लोन पेयर हो गया ना, एक एक लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एनर्जी 39 एन में। ओ में देख रहे हैं कि दो देखिए एक दो लोन पेयर हो गया, तो अब बॉन्ड एनर्जी 34.2। इसमें तीन लोन पेयर हो गया, 1 2 3, इसका बॉन्ड एनर्जी और कम जाएगा, 33.3 किलो कैलोरी पर मोल होगा। अब यही चीज याद रखना है, ऑब्जेक्टिव जो देगा एग्जाम में, लोन पेयर जिसमें ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम कर देना है, जिसमें लोन पेयर नहीं रहेगा या कम रहेगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कर देना है। तो सबसे सी बात याद रखना है। बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल के बारे में विशेष तो जानते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि आप जो बॉन्ड बनाएंगे तो सीधा बॉन्ड बना देंगे या किसी एंगल के साथ मोड़ करके बॉन्ड बनाएंगे, उसको समझना है, वही कहलाएगा बॉन्ड एंगल। द एवरेज एंगल बिटवीन द बॉन्डेड ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्ड एंगल थीटा। हम जो एवरेज एंगल निकालते हैं बॉन्डेड ऑर्बिटल के बीच में, उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, उसको थीटा से डिनोट करते हैं। इसका डिटेल या एग्जांपल हमने शॉर्ट वीडियो में शुरू में ही हाइब्रिडाइजेशन में बताया था। अब देखते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर का मतलब पता चल रहा है पोलैरिटी, उस पर चार्ज होगा। नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज कब होता है, चार्ज कब नहीं हो सकता, इसको समझिए। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द मिडिल। ये शेयर किया हुआ पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा मिडिल बीच में पड़ता है, कहाँ, ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, एंड thus the bond formed will be non-polar। तो इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। कैसे देखिए, जैसे H है तो दोनों तो बराबर ही ताकत का H है, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता। Cl है, उसमें भी वही बात है। तो ये हो गया नॉन पोलर, कहें कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम ताकत, सेम पावर है। लेकिन यहाँ देखते हैं HCl में या HOH, इसमें जो ज्यादा पावर का होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज जिसका खींच लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कहें कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ताकत सेम नहीं है। तो यही इस टाइप का ही बॉन्ड पोलर बनता है, जहां पे सेम ताकत नहीं है। सेम ताकत वाला तो बन जाएगा नॉन पोलर। पोलैरिटी इज ड्यू टू विथड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोलैरिटी क्यों, चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम खींच को लेता है इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, उसको पॉजिटिव चार्ज, जिसका खींच दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो खींच दिया उस पर नेगेटिव चार्ज। आज जब सेम ताकत होगा तो कोई खींचेगा ही नहीं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, कोई खींचेगा ही नहीं, तो वो बॉन्ड हो जाएगा नॉन पोलर, बिना चार्ज। अब देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मॉलिक्यूल्स लाइक, इस तरह से एक मॉलिक्यूल है HX, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, having two polar rings,
तो उसमें दो पोलर रिंग होता है, मतलब दोनों पे चार्ज होता है, इस इंड पे भी इस इंड पे भी, आर नोन एज डाइपोल। उसी को हम डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके दोनों पोल पे चार्ज होता है। The degree of polarity in a non-polar compound is given by its dipole moment mu। अब डिग्री जो देंगे उस पोलरिटी की उस पोलर कंपाउंड में, तो किस चीज से उसका यूनिट मतलब नापते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट म्यू से। ये म्यू है। द प्रोडक्ट ऑफ द नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज रिंग्स। द प्रोडक्ट ऑफ द नेट, अब प्रोडक्ट अगर हम गुना करते हैं उसका नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का, तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ना हो जाएगा म्यू बराबर ई इंटू डी। दूरी और चार्ज का मल्टीप्लाई किए हैं, यही कहलाया है डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट होता है डी वे, डी एक डी वे बराबर होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा आ जाए तो ग्रेटर इज द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, तो समझेंगे कि बॉन्ड ज्यादा पोलर है। सिंबल किस तरह से लिखते हैं, HCl, इस तरह से इसका सिंबल लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिक्स में पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर में, स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और यहाँ है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम है। अब इसका देखिए HF है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा 1.91, H2 होगा 1.84, SO2 का 1.60, NH3 का 1.46, NF3 का 0.24, CH3Cl का 1.86, HCl का 1.03, H2S का 1.10, HBr का 0.78 और HI का 0.38। एक क्वेश्चन है इसी पे रिलेटेड, इसको देखिए। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताइए। हैविंग, जिसमें 1.275 एंगस्ट्रॉम उस बॉन्ड की लंबाई है और 1.03 डी में उसका डाइपोल मोमेंट है, तो उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बतलाना है। तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और D यहाँ तो दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर माइनस 2। तो 10 में से 2 हटा दो तो 8 हो जाएगा, तो 1.275 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। और 100% आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होगा, म्यू बराबर ई इंटू डी होगा। ई का वैल्यू ये दे देते हैं 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और डी का वैल्यू ये है 1.275 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो मल्टीप्लाई करके आ गया है 6.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे 1.6.12 डी वे। ये हो गया, क्या है इतना तो खत्म हो गया ना, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, तो सिर्फ इतना बचा, इतना के बदले में डी वे लिख देंगे, 6.12 डी वे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बाय डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक बॉन्ड इनटू 100। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है 1.03 और डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक बॉन्ड कितना निकला है 6.12 आई टू 100, तो यह आ जाएगा 16.83%। अब देखते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ये क्या होता है, इसी को दिया था फैजन ने, इसको कहते हैं फैजन रूल। क्या है इसको देखते हैं। इसी का दूसरा नाम है दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट टू कोवैलेंट बॉन्ड। चार्ज जो है इलेक्ट्रोवैलेंट से कोवैलेंट बॉन्ड पर मतलब कैसे जाएगा, यही बात है। इसको देखना है एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। हम जो एक्सप्लेन करेंगे पार्शियल कोवैलेंट
पार्शियल थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ऑफ एन आयनिक बॉन्ड में हैज बीन गिवन बाय, इसी बात को बताया था फैजन ने। क्या रूल दिया था? रूल क्या है देखिए, इफ द टू अपोजिटली चार्ज आयंस आर ब्रॉट टुगेदर, अगर दो अलग अलग अपोजिट चार्ज वाले को हम नजदीक बनाते हैं, द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑन वन आयन ऑन द अदर। तो नजदीक लाने से क्या होगा? द नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर बिटवीन देम, दोनों के बीच में, डिपेंड अपॉन द इफेक्ट ऑफ वन आयन, तो डिपेंड करेगा एक आयन का इफेक्ट दूसरे पर क्या पड़ रहा है, उसी पर वो डिपेंड करता है। इसी बात को फैजन ने बताया। ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, अगर एन आयन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, हाइयर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा आयनिक बॉन्ड में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेसिक वीडियो में ही लगभग कुछ बतला दिए थे, तो वहां पर जो कुछ डीप बात छूटा हुआ सब था, उसी बात सबको यहाँ पे कर देंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप कैसे सब एग्जांपल्स हम बतलाए देते हैं, इसलिए तो छोड़ करके देखिए। पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव एंड वीक फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड। हम उसमें पढ़ा था कि पाई और सिग्मा बॉन्ड बनता है साइड साइड का ओवरलैप से पाई, और सामने सामने का ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सब उसमें हमने बताया था। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड में भी बताया था। तो पाई बॉन्ड जो है ज्यादा रिएक्टिव और कमजोर भी होता है सिग्मा बॉन्ड से। एमो थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी आई वो क्या है? A covalent bond is formed when two half-filled orbitals of the two atoms come nearer. कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जब दो हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आता है ताकि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना सकें, एंड देन ओवरलैप ईच अदर, और नजदीक आकर का ओवरलैप कर जाता है टू फॉर्म ए न्यू बिगर ऑर्बिटल। तो एक बड़ा ऑर्बिटल भी बन जाता है, दो मिल गया ना, तो बड़ा ऑर्बिटल भी बन जाता है, नोन एज एमओ। तो उसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो बड़ा बन गया। द एमओ सराउंड्स द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई से चारों तरफ से घिर जाता है ऑफ बोथ द एटम्स, उनके दोनों एटम के न्यूक्लियाई से घिर जाता है, एंड ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और दोनों के इलेक्ट्रॉन से घिर जाता है, व्हिच आर नाउ पेयर्ड इन द एमओ, जो अब क्या हो जाता है, पेयर्ड हो जाता है, जोड़ा बना लेता है, बन जाता है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड बाय बोथ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली दोनों की तरफ से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनर्जी ऑफ द एमओ इज लेस देन द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात खास ध्यान देने की है कि एनर्जी जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो जब जोड़ के साथ एनर्जी होगी तो उसके एनर्जी से इसका एनर्जी कम जाएगा। सही बात है ना, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल का जो एनर्जी जुड़ेगा उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा ना, तो एमओ का एनर्जी तो अकेला है तो कम हो जाएगा, वो भी जुड़ा हुआ है, दो का है एमओ, लेकिन उसकी एनर्जी दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के जोड़ से कम हो जाता है, एंड consequently the resulting molecule is more stable, और जब एनर्जी कम होगा तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। then the two separate atoms, अलग अलग वाले के हिसाब, सही बात, अलग अलग में जो एनर्जी था एक जगह होके मिल गया है ना, शादी हो गई ना, तब स्टेबल हो जाएगा, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह से। एमओ ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करता है। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है हम जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। And thus one MO can accommodate only two electron, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को ही अकोमोडेट करता है विद एंटी पैरेलल स्पिन। एंटी पैरेलल स्पिन में ऐसा करेगा। ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रोड्यूस्ड नेमली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा
उसका नाम हम देंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कहाँ पे बॉन्डिंग और कहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, सबको डायग्राम में देखेंगे समझेंगे। अब है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या है, इसको सिडविक और पॉवेल ने सबसे पहले दिया और बाद में डेवलप किया इसको आरजे गिब्स और रोनाल्ड एस नाइलॉन ने 1957 में। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ही वैलिड है। द ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर रहा है वैलेंस शेल में, बाहरी शेल में सेंट्रल एटम के, शुड बी अरेंज्ड इन स्पेस इन ए वे दैट, वो ऐसा स्पेस में अरेंज होना चाहिए जैसे दे लाई एज फार अवे फ्रॉम वन अनदर एज पॉसिबल, ताकि वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर चला जाए जहां तक उसको पॉसिबल हो, टू इम्पार्ट मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ताकि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके एंड मिनिमम रिपल्सन टू द मॉलिक्यूल, ताकि रिपल्सन कम हो और मैक्सिमम दूरी पर जाकर के रिपल्सन कम हो और स्टेबल बन सके। जैसे लोन पेयर का रिपल्सन जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। इसलिए रिपल्सन से बचने के लिए मैक्सिमम दूरी पर जाए ताकि रिपल्सन कम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल बन सके। अब केमिकल बॉन्डिंग का एक लास्ट टॉपिक बचता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग को 10th के चैप्टर में एक पॉइंट के रूप में लास्ट में दिया है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग का 12 में 11 में एक चैप्टर ही है और 10 में पॉइंट के रूप में है। तो इस केमिकल बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखना और पढ़ना जरूरी है। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट टॉपिक, तो ये इस हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक वीडियो हमने शुरू में ही डाल दिया था। तो बेसिक देखने से वहाँ पे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ, कुछ उससे रिलेटेड डीप का हाइब्रिडाइजेशन की जो बात है उसको ही यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसमें एक बात जानना है सबसे पहले, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाता है उसके बारे में क्या थ्योरी है उसको जानना है। इसको शॉर्ट में VBT भी लिखते हैं। इन केस ऑफ बेरिलियम, बोरन एंड कार्बन, तो बेरिलियम, बोरन और कार्बन के केस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है। क्यों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि किसी भी एलिमेंट के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और उसी हिसाब से वो मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट कहलाता है। लेकिन इस तीनों में, बेरिलियम, बोरन और कार्बन के केस में, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह फेल हो जाती है उसको देखिए। बेरिलियम का जैसे एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 और 2s2। देखिए बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हुंड्स रूल से इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरा जाता है ये बात होता है। उसी तरह से बोरन में 1s2 तो देखिए p में 3 होता है और बाइटल, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है देखिए। और कार्बन में 2p2 है, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, इसमें 2 खाली है, इसमें पूरा फुल है। तो इसमें नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब है कि बोरन बॉन्ड नहीं बना, बेरिलियम को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। बोरन में 2 खाली है तो 2 ही बॉन्ड बनता, मतलब ये डाइवैलेंट होना चाहिए था, लेकिन ये होता है ट्राइवैलेंट। और कार्बन में एक ही खाली है तो उसको मोनोवैलेंट होना चाहिए था, लेकिन ये होता है टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन में। हाँ, कार्बन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाने के लिए खोजता तो 2 बॉन्ड बनाता, मतलब कि डाइवैलेंट होना चाहिए। और ये बोरन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक और दूसरे को खोजता बनाने के लिए, तो मतलब इसको मोनोवैलेंट होना चाहिए और इसको कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। यहीं पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी कारण से बोरन को मोनोवैलेंट होना चाहिए था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही दूसरा इलेक्ट्रॉन को खोजेगा पेयर बनाने के लिए। और कार्बन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को खोजता पेयर बनाने के लिए, तो कार्बन को डाइवैलेंट
और बोरन को मोनोवैलेंट होना चाहिए था। बट एक्चुअली देखा गया है कि बेरिलियम जो कुछ नहीं बनाना चाहिए था, ये होता है डायावैलेंट, और बोरन जिसको मोनोवैलेंट होना चाहिए था, ये होता है ट्राइवैलेंट, और कार्बन जो 2 के वजह से डायावैलेंट होना चाहिए था, ये होता है टेट्रावैलेंट। इस तरह से करके जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने लगी, केमिकल बॉन्डिंग में डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए पॉलिंग और स्लेटर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसका ही नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। Then Pauling and Slater introduced a new concept in a chemical bonding, उसी का नाम हुआ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखिए कार्बन 6 है तो 1:2:2p2, वैलेंस शेल तो यही है बाहर का 2:2 वाला वैलेंस शेल। तो इसमें 2s में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s है, इसमें एक ही घर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 2p में भी देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है जंपिंग करके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये खाली ऑर्बिटल देखेगा, इसमें से एक जंप करके इसमें आ सकता है। तो जब इसमें आ जाएगा जंप करके, तो ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर, इस तरह से करके कार्बन के पास 4 अनपेयर, और इस तरह से कार्बन बनाता है 4, मतलब टेट्रावैलेंट सी कार्बन की होती है, 4 बॉन्ड इस तरह से करके कार्बन बनाता है। यहाँ पे ये कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बचाया, नहीं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग था वहीं पे डूब जाता, खत्म हो जाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होता है। सही बात है कि हाइब्रिड है तो ठीक नहीं था, लेकिन अब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके एक अच्छा ऑर्बिटल बना लिया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा। बॉन्ड एंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, बॉन्ड एंगल भी हम चाहें तो कैलकुलेट कर ले सकते हैं। इसका फार्मूला होता है α² cos थीटा बराबर -1 से। देखिए जैसे SO4 माइनस है इसका, या H2O NH3, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत आसान 2 तरीका, शॉर्ट ट्रिक भी हमने पीछे के हाइब्रिडेशन के बैक वीडियो में बताया था। एक सिर्फ छोड़ दिए थे बॉक्स डायग्राम वाला, जो यहाँ पर इसको हम बता दिए। लेकिन आप है कि तीनों में से जो अच्छा लगे, आसान रहे, वो आप जान के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉक्स डायग्राम में हम देखते हैं SO4 माइनस में एक S लिख दिया है, S लिखा है तो ही होगा ना, 3s2 3p4, देखिए 3s2 S का 2, अब P का 4 है तो 3 1 4 को इस तरह से लिख दिया। वो 4 है ना, तो वो देखिए 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, वो में माइनस है ना, 2 2 4 2 6 बढ़ा हुआ है माइनस की वजह से, तो 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी माइनस की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें नहीं है तो 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं कि ये खाली में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये यहां आके पेयर बना लेगा, ये यहां आके पेयर बना लेगा, ये यहां जाके पेयर बना लेगा, ये यहां आके पेयर बना लेगा। तो हम देखते हैं कि S अब P, S का 1 अब P का इलेक्ट्रॉन 3 यहां मिला है, तो यह हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया है। 3 तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का, जो आसान लगे उसको सीखिए। और एक शॉर्ट ट्रिक, बस एक बात याद रखना है, सिंगल बॉन्ड रहे उसका हाइब्रिडेशन sp3, डबल रहे हाइब्रिडेशन sp2, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। अब हमको बॉन्ड लेंथ मालूम करना है कि कितनी दूरी 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की होती है, उसको एंगस्ट्रम में हम कितना अंक में कैलकुलेट करें, इस बात को हम देखते हैं, समझते हैं, उसको देखिए। बॉन्ड लेंथ कैसे हम मालूम करें, जैसे कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडेशन के साथ रहे तो 0.763 एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होता है, हमको याद रखेंगे। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रहे तो 0.743 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन sp हाइब्रिडेशन के साथ रहे तो 0.691 एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होता है। कार्बन sp2 अगर डबल बॉन्ड के साथ रहे तो 0.67 एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होता है। कार्बन sp अगर डबल बॉन्ड के साथ रहे तो 0.64 एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होगा। कार्बन sp अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहे तो 0.6025 एंगस्ट्रॉम उसका वैल्यू होगा, ये याद रखेंगे। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एसिटिलीन में बॉन्ड लेंथ निकालने में भी कितना होता है एंगस्ट्रॉम में। तो देखिए
ऐसे उसको चाहे तो हम बदल लेंगे, मीटर सेंटीमीटर सब कुछ एंगस्ट्रम में, लेकिन निकलता है, इसकी यूनिट होती है। देखिए एसिटिलीन का मतलब है C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है, मालूम है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, जब भी ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ लगा हुआ तो sp, पहले बतलाए हैं। ट्रिपल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड क्योंकि 4 रहेगा तो एक sp3 इस तरह से करके होता है, उसको बेसिक हाइब्रिडेशन में नीचे वहां मालूम चल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि sp ट्रिपल बॉन्ड के साथ कितना है। देखिए sp ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये लिखना है 0.6025, ये लिख दिए हैं, दोनों दवाई होगा, जोड़ करके 1.2050 एंगस्ट्रॉम आएगा। उसी तरह से अगर इसको हमने लिख दिया है, कहा है इस कार्बन के न्यूक्लियस के बीच का दूरी बॉन्ड लेंथ बतलाइए, तो क्या होगा। ये देख रहे हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है तो sp2, ये इसमें हम देखेंगे कैसे होगा। देखिए किसके साथ है, ऐसे नहीं, उसको देखिए डायरेक्ट समझिए। एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा होता है डबल में, और एक पाई होता है, बस इस तरह से करके याद रखना है। और इसका देखेंगे यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, तो एक होगा sp, एक sp2, तो sp का वैल्यू यहाँ बैठा दिए, sp2 का वैल्यू बैठा के सबको जोड़ दिए, 1.31 एंगस्ट्रॉम यहाँ निकल गया है। उसी तरह CH3COOH में देखते हैं, sp3 होगा, सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें sp2 होगा, इसका इतना होता है, इसका इतना ऊपर से देख लेंगे तो 1.506 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ हमको मालूम हो गया। एक छोटी सी चीज लास्ट में और याद रख लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से हमको यहाँ से भी हम चाहेंगे किसी कंपाउंड का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं। एसिड या बेस कैरेक्टर डिपेंडिंग करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। देखिए यहाँ कैसे मालूम चल जाएगा, इस सब में सिंगल बॉन्ड sp3 होगा, इसमें देखेंगे s कितना परसेंट और p कितना परसेंट है। तो देखिए 3 भाग पे p है, क्या भाग ना s है, s होगा 25% और p होगा 75%। तो अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। कहा है कि s जो होता है ना, छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देता है जल्दी, लेकिन p थोड़ा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने देता है। जब निकलने देगा तो बेसिक नहीं निकलने देगा तो एसिडिक। तो यहाँ देखते हैं s कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब sp3 वाला जो भी होगा करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहेगा। s जहाँ ज्यादा रहे परसेंटेज में वहाँ एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, p जहाँ ज्यादा रहे वहाँ बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इसमें भी देख लीजिए, इसमें sp2 होता है डबल बॉन्ड वाले में, फिर भी इसमें s ज्यादा है, sp वाले में ट्रिपल बॉन्ड में sp होगा, दोनों बराबर बराबर होगा। इसी तरह से इसका अगर पूछे एग्जाम में CH3CN और CH3NH2, इस दोनों में कौन एसिडिक या बेसिक है, तो सोचते हाइब्रिडेशन से डायरेक्ट एक मिनट में लिख देंगे। इसमें देखते हैं Cn में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडेशन, यहाँ होगा सब में सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा। तो sp3 में ज्यादा s किसमें आया, इसमें s है कम 25% है, इसमें आधा आधा दोनों है ना 50-50%, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा। इस तरह से करके यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। उसी तरह से इसके बारे में अगर लिख दिया, इसमें देखिए कि sp इस कार्बन का आता है हाइब्रिडेशन, तो मैक्सिमम s कैरेक्टर sp में ही ना होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक कार्बन होगा। 2 है तो s और p है तो आधा आधा है, 50-50% है। sp3 में 3 हिस्सा तो p के हिस्सा नहीं होता है, sp2 में भी तो s कम में रहेगा, p ज्यादा ना होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, sp में होगा। तो इस तरह से करके चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। कहाँ से देखते हैं वीडियो को जरूर लिखा कीजिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, और लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. SK हुसैन Bar. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। SK हुसैन सर।